आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में समझते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक हैं वो कुछ नेचुरल द्वारा भी प्राप्त हैं और कुछ लेबोरेटरी में भी बनाई जाती हैं। तो अभी तक हमारे पास जो कार्बनिक यौगिकों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उनका नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब शुरू में हमारे पास कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत कम थी, तब उनका नामकरण किस आधार पर किया जाता था कि वो जो हमारा नामकरण था वो जिस सोर्स से प्राप्त होते थे, या उनका स्वाद कैसा है, या उनका कुछ विशेष जो प्रॉपर्टी होती है उसको देख के उसका नामकरण कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, उनके नामकरण को लेके परेशानियां आने लगी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका नामकरण अब कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम जो हमारे पास जो उपस्थित कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा शुरू में प्राप्त हुए कार्बनिक यौगिक थे उनका नामकरण कैसे किया जाता था, और अभी जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है। क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक हैं ये दोनों रूप में उपस्थित हैं, एक नेचुरल द्वारा मतलब प्राकृतिक तरीके से भी हमको प्राप्त हैं, और दूसरा हम इसको लेबोरेटरी में भी बनाते हैं। जब प्रयोगशाला और प्राकृतिक दोनों तरीके से हमारे पास कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं तो इसलिए हमारे जो नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन और उनका जो नामकरण है ये समझना बहुत जरूरी है। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण में हम सबसे पहले समझते हैं जो शुरू में प्राप्त हुई थी उनका नामकरण कैसे किया गया, और जो अभी प्राप्त हुई हैं उनका नामकरण कैसे किया गया। तो जो शुरू में प्राप्त हुई थी उसको हम कहते हैं साधारण पद्धति, जो उनका नामकरण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, साधारण पद्धति। और जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में वैज्ञानिकों के द्वारा जो नाम सुझाए गए हैं या उनका जो नामकरण किया गया है उसको हम कहते हैं IUPAC पद्धति। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हमको दो टाइप्स पढ़ना है, एक है साधारण पद्धति जिसको हम कहते हैं ट्राइवियल मेथड। ट्राइवियल मेथड, ट्राइवियल या सिंपल, और पद्धति है तो ये हो जाएगा सिस्टम। और हमारा जो दूसरा है वो है IUPAC नेमिंग। ये है IUPAC पद्धति, ठीक, ये है IUPAC सिस्टम। जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक थे इसका ये जो साधारण पद्धति है ये क्या है इसको समझते हैं। तो साधारण पद्धति में हमारे पास जो कंपाउंड प्राप्त होते थे वो किसी सोर्स से प्राप्त होते थे। तो अगर वो जहाँ से प्राप्त होते थे उनका नामकरण अगर वहाँ उस जगह पे करने के लायक था तो कर दिया जाता था, नहीं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी को देख के और उसके बाद उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे हम बात करें, अगर इसमें हम पहले साधारण पद्धति को समझ रहे हैं। साधारण पद्धति कुछ कंपाउंड्स थे जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये आपने नाम सुना होगा। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ये है एसिटिक अम्ल का फार्मूला। ये जो एसिटिक अम्ल नाम पड़ा है ये IUPAC नेमिंग नहीं है, ये साधारण नाम है। ऐसा नाम क्यों पड़ा? ये जो एसिटिक अम्ल है ये सिरके से प्राप्त किया जाता था। किससे प्राप्त किया जाता था? सिरके से। सिरका को क्या कहते हैं? विनेगर। ये जो एसिटिक अम्ल था ये विनेगर से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसका नामकरण जो है वो एसिटिक अम्ल हो गया। क्यों? विनेगर को ही सिरका कहते हैं। तो जो एसिटिक अम्ल होता है ये जो पाया जाता था ये सिरके में प्राप्त होने के कारण इसका नाम एसिटिक अम्ल हो गया। इसी तरह से हमारा जो है मेथेन गैस है। मेथेन गैस, मेथेन गैस कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ पे सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे अगर कोई पेड़ पौधा है सड़ गया है या कोई सब्सटेंस है जो सड़ गया है तो उससे जो गैस निकलती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। यही गैस आपको खदानों में भी पाई जाती है। जब खदानों की जो हमारे कोयले के खदान होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जब कोयले खदान में जो मजदूर होते हैं जब वो कोयलों को निकालते हैं तो कई बार जब उसमें से कोयले को खोजते समय जब उसमें से चिंगारी निकलती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन होने के कारण
ये जो मीथेन गैस है ये जलने लगता है और इसलिए पूरे कोयले खदान में आग लग जाती है। कहने का मतलब ये जो मीथेन गैस है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे दलदली स्थान हो या जहाँ पे सड़े गले पदार्थ हों, वहाँ से ये मीथेन गैस निकलती है। जैसे अगर हमारी जो सीवर होती हैं, नालियाँ होती हैं, अगर उसमें गैस को निकलने का बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहता है तो उसके अंदर भी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक, तो मीथेन गैस जो है ये सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? सड़े गले स्थानों पर पाए जाने के कारण इसका नाम रखा गया था मार्स गैस। ये मार्स गैस, इसी को हम फायर डैम्प भी कहते हैं। फायर डैम्प कब? जब ये आग से जलने लगता है। ठीक, इसी तरह से कुछ और भी हमारे पास कंपाउंड्स थे, जैसे अभी मीथेन की बात कर रहे हैं, अभी ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। ये ऑक्सैलिक अम्ल है। तो ऑक्सैलिक अम्ल कहां से प्राप्त होता था? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिस नाम याद रखिएगा, ऑक्सैलिस। ऑक्सैलिक अम्ल जो है ये ऑक्सैलिस, ये एक पौधा होता है। ऑक्सैलिस पौधे से ये हमारा ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। चूंकि ऑक्सैलिस पौधे से प्राप्त हुआ है इसलिए इसका जो नाम है वो ऑक्सैलिक अम्ल रखा गया। इसी तरह से आपका फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो रेड ऑन मतलब लाल चींटी। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी जिसको रेड आंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मिका। इसका जब आप साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे तो इसमें बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका। तो जो हमारे फॉर्मिक अम्ल थे, ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ से प्राप्त हुए? तो जब चींटी डंक मारती है तो वो क्या करती है? अपने अंदर से, अपने मुंह से वो अपने डंक के सहारे कुछ एसिड को हमारे शरीर में इंड्यूस्ड कर देती है या हमारे शरीर में डाल देती है। तो वो जो एसिड होता है वो हमें एक अलग ही इफेक्ट देता है। जैसे कभी कभी पीड़न होती है तो क्या होता है, वो अपने डंक के सहारे हमारे शरीर में एसिड को छोड़ देती है और वो जो एसिड होता है वो हमारे शरीर से रिएक्शन करता है और हमको दर्द महसूस होता है। तो ये जो लाल चींटी थी ये जब अपने डंक से एसिड को छोड़ती थी तो उसी एसिड का नाम था फॉर्मिक अम्ल। इसी तरह से कुछ और नाम है, जैसे मान लीजिए आपका सिट्रिक अम्ल हो गया। सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल क्या होता है? ये खट्टे फलों से प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल हमेशा खट्टे फलों से प्राप्त होता था। तो खट्टे फलों से प्राप्त होने वाले अम्ल को क्या कहा गया? सिट्रिक अम्ल। ठीक, तो इससे प्राप्त होने वाले फलों को क्या कहा गया है? सिट्रिक अम्ल। इसी तरह से आपके जो यूरिया है, यूरिया या यूरिक एसिड, यूरिया को आप जानते ही हैं जो हमारे खेतों में यूज किया जाता है। यूरिया या यूरिक एसिड ये कहाँ से प्राप्त हो जाता था और इसका नाम क्यों यूरिक एसिड पड़ा या यूरिक अम्ल क्यों? क्योंकि ये जो हमारे एसिड थे ये बेसिकली यूरिन से प्राप्त होते थे। यूरिन मतलब होता है जो हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। तो उससे जो प्राप्त होने वाले एसिड थे उसको हम कहते हैं यूरिया या यूरिक एसिड। तो आपने ये देखा कि हमारे पास ये जितने भी कार्बनिक यौगिक थे, चाहे एसिटिक अम्ल हो, चाहे मीथेन हो जिसको मार्स गैस कहते हैं, चाहे ऑक्सैलिक अम्ल हो, चाहे फॉर्मिक अम्ल हो, चाहे सिट्रिक अम्ल हो, चाहे यूरिया या यूरिक एसिड हो, ये जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं ये या तो इनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं या इनके पाए जाने वाले स्थान के ऊपर बेस्ड है। जैसे मार्स गैस दलदली स्थानों पे पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको मार्स गैस नाम दिया गया है। दलदली स्थान या सड़ा गला स्थानों पे ये गैस पाया जाता है इसलिए इसका नाम जो है मार्स गैस नाम रखा गया। एसिटिक अम्ल विनेगर या सिरके में पाया जाता था इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया। इसी तरह से ऑक्सैलिक अम्ल ऑक्सैलिस नाम के पौधे से पाया जाता था इसलिए इसका नाम ऑक्सैलिक अम्ल रखा गया था। जो हमारी फॉर्मिक अम्ल है ये लाल चींटी के डंक से पाया जाता है जिसको हम फॉर्मिका कहते हैं इसलिए इसका जो नाम है ये फॉर्मिक एसिड है। खट्टे फलों से हमें सिट्रिक अम्ल मिलता था
इसके खट्टा फल क्या है, खट्टा फल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी स्वाद, स्वाद को देख के बताया जाए खट्टा, तो खट्टे फलों से क्या मिलता था, सिट्रिक अम्ल। ये क्या उसके स्थान से नहीं लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से नाम रखा गया है। इसी तरह से यूरिन, यूरिन जो होता है हमारा पेशाब, इसमें एसिड पाया जाता है, इसलिए उसको यूरिक एसिड कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के साधारण पद्धति में पहले शुरू में जब आईपीएससी पद्धति नहीं थी तो क्या होता था कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो ये देखा जाता है कि ये किस स्थान पे पाए गए हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती गई, नामनक्लेचर में दिक्कत होने लगा, उनके पहचानने और उनके बारे में उनका नामकरण करने में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसी चीज़ को, इसका नामकरण करने के लिए एक पद्धति लाई जिसको कहते हैं आईपीएससी पद्धति। अभी आईपीएससी क्या है, आईपीएससी होता है यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जिसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ये समय समय पर जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके संशोधन करती है, उनका नामकरण करती है, और ये जो पद्धति है ये पूरी दुनिया में मान्य है। मतलब आज कभी आप किसी भी कंपाउंड्स की बात करें, अगर आप उसकी आईपीएससी पद्धति या आईपीएससी नामकरण करते हैं तो जो नामकरण आपका भारत में जाना जाएगा वही नामकरण अन्य देशों में भी जाना जाएगा। जैसे CH3COOH को एल्कोहल कहते हैं, तो एल्कोहल CH3COOH जो है अगर उसका नाम यहाँ पे है तो आप किसी भी देश में चले जाएं तो उसका जो नाम होगा, उसका जो केमिकल फार्मूला होगा वो CH3OH ही होगा। तो ये होती है आईपीएससी पद्धति। तो आईपीएससी पद्धति में क्या किया जाता है कि उसके नामकरण जो है वो एक सुव्यवस्थित, सरलतम और बहुत ही आसानी तरीके से बनाया जाता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है और समय समय पर इस पर संशोधन किया जाता है। अभी जो हमारा आईपीएससी पद्धति है ये 1993 पे आधारित है। 1993 में संशोधन करके आईपीएससी पद्धति के नामकरण के बारे में समझाया गया था। तो अब हम आईपीएससी पद्धति के बारे में समझते हैं। अभी हमने क्या समझा था, साधारण पद्धति। जो हमारे कार्बनिक यौगिक थे उनका नामकरण शुरू में कैसे किया जाता था वो था साधारण पद्धति। अब हम समझ रहे हैं आईपीएससी पद्धति को। अब हम आईपीएससी पद्धति के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है आईपीएससी पद्धति। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम इसके बारे में समझते हैं। आईपीएससी पद्धति में आपको कुछ टर्म के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसका नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस टर्म को बताते हैं जो हमें आईपीएससी पद्धति के नामकरण में जरूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहला है हमारा वर्ड रूट। इसको एक बात याद रखिएगा, इसको हिंदी में याद करने की बजाय आप इंग्लिश में याद करें, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे पहला इसमें टर्म है वर्ड रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल शब्द या मूलाक्षर भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मूल शब्द, मूल शब्द। दूसरा क्या जरूरत पड़ता है, दूसरा जरूरत पड़ता है प्राइमरी सफिक्स का। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। इसका हम हिंदी नीचे लिखते जा रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मूल शब्द, इसको कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद जो इसका तीसरा हमें जरूरत पड़ती है आईपीएससी नेमिंग में वो है सेकेंडरी सफिक्स। ये है सेकेंडरी सफिक्स, इसको कहते हैं द्वितीयक अनुलग्न। इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक अनुलग्न। और हमारा जो फोर्थ है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। इसको कहते हैं पूर्वलग्न। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्वलग्न। अब हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे जो आईपीएससी नेमिंग है उसमें ये चार चीज़ों की जो जरूरत पड़ती है ये क्या चीज़ है। ठीक, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, और आईपीएससी नेमिंग में कब किसके बाद लगता है। तो पहले इसको समझने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि हमारा कौन सा सफिक्स, या प्राइमरी सफिक्स हो या सेकेंडरी सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो या वर्ड रूट हो, ये कौन पहले आता है कौन बाद में आता है।
वर्ड रूट में क्या होता है कि हमारे जो कार्बन होते हैं उनका नामकरण होता है। वर्ड रूट में क्या होता है, हमारे जो कार्बन है, जैसे हमारे कार्बन अगर एक कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, दो कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की श्रृंखला बनती है। तो कार्बन कितने हैं उनको गिन के उनका नामकरण कैसे किया जाएगा, उनको किस नाम से जाना जाएगा, वो होता है हमारा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में जैसे मान लीजिए अगर एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 मतलब 2 कार्बन, कार्बन 3 मतलब 3 कार्बन, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7। ये कार्बन के प्रकार नहीं है, ये कार्बन 1 मतलब एक कार्बन, कार्बन 2 मतलब 2 कार्बन, कार्बन 3 मतलब 3 कार्बन, ऐसे है। इसी तरह से C8 हो गया, C9 हो गया और C10 मतलब हमारे C5, C5, C6, C7, C8, C9, C10, ये 10 तक आपको याद होना चाहिए, तब हम आपको आसानी से IPSC नवीन सिखा सकते हैं। इसमें ये जो हमारे 4 कार्बन होते हैं, ये हमारे जो 4 कार्बन होते हैं, ये हमारे जो 4 कार्बन होते हैं, इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो हमारे 5th नंबर से आगे के जो कार्बन होते हैं, इसी तरह से C11 हो सकता है, C11, C12, C13 ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ये जो हमारे 4 कार्बन होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, इन 4 कार्बन को एक विशेष नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो हमारे कार्बन होते हैं इनको ग्रीक नंबर में लिखते हैं। जैसे इन 4 कार्बन को क्या नाम से जाना जाता है उसको समझिए। C1 को क्या कहते हैं, मेथ, इस कार्बन को हम मेथ कहते हैं, ये ग्रीक नंबर नहीं है। C2 को क्या कहते हैं, एथ, C3 है तो प्रोप, ठीक, C4 है तो ब्यूट। अब इसके बाद ये जो नाम होते हैं इसको हम ग्रीक नंबर में कैसे जानते हैं, ये हो गया हमारा पेंट, 6 है तो हेक्स, 5 था तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, इसको बोलते हैं डेक। तो ये जो हमारे 5 नाम है, ये आप जो नाम देख रहे हैं ये सिंपल ग्रीक नाम है। ग्रीक नंबरिंग जो की जाती है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, वो नाम है। लेकिन ये जो हमारे 4 नाम है ये कार्बन के स्पेशल नाम है, जिसको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट कहते हैं। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें C2 की, पहले हम C2 पे चलते हैं, उसके बाद हम C3 और C1 के ऊपर चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें 2 कार्बन हमारे साथ अगर इस तरह से बॉन्ड बनाएं, ठीक, अभी हम इसकी बैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे 2 कार्बन इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें हम कहेंगे पहले वाले कार्बन को मेथ, दूसरे वाले कार्बन को एथ। अगर एक और कार्बन इसके साथ जुड़ गया तो उसको क्या कहेंगे, प्रोप। तो प्रोप में देखिए यहाँ पे क्या लगा है, C3, इसका मतलब कार्बन 3 है तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 है, तो इसको कहेंगे मेथ, एथ, प्रोप। अगर सिर्फ एक कार्बन होता तो उसको क्या कहते हैं, एक कार्बन होता तो उसको मेथ कहते, 2 कार्बन होता तो उसको एथ कहते, 3 कार्बन होता है तो उसको प्रोप कहते हैं। अगर इसके साथ एक और कार्बन जोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ब्यूट। अगर एक और कार्बन यहाँ पे जोड़ दे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पेंट। ऐसे हमारा जो है चैन आगे बढ़ता चला जाएगा, उसका नामकरण करते जाएंगे। तो नामकरण कैसे करेंगे, कार्बन को गिनकर कि कितना कार्बन है, जितना कार्बन रहेगा ये नाम आपको याद होना चाहिए, उसका नाम दे देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, वर्ड रूट में 7 कार्बन को हम कहते हैं हेप्ट, तो इसका एक नाम दे देंगे हेप्ट। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड हैं, जो हमने अभी आपको ये बताया, ये जो हमारे कार्बन जो जुड़ रहे हैं इसके बीच में ये बॉन्ड कौन सा है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। यही हमारे जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। और आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसमें जो होता है ये क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहेंगे। सिंगल बॉन्ड को आप जनरली एन से लिखते हैं, डबल बॉन्ड को आप इन से लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आप आइन से लिखते हैं।
सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं संतृप्त बंध, इसको कहते हैं संतृप्त बंध, और इन दोनों को कहते हैं असंतृप्त बंध। इसको सैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं, इसको अनसैचुरेटेड बॉन्ड बोलते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एन लिखते हैं, और जब डबल बॉन्ड होता है उसके लिए इन लिखते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके लिए आइन लिखते हैं। ये हिंदी हो गया। इसको इंग्लिश में लिखें तो ये हो गया एन, एन, इन, ई वाई एन, ये हमारा आइन होता है। तो एन, ए एन, ई एन, ई एन इन, और ई वाई एन आइन। ये आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। आइन मतलब हमारे कहने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको आइन कहते हैं। एन, इन, आइन। एन सिंगल बॉन्ड के लिए, इन डबल बॉन्ड के लिए, आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर इसके बीच में ये बॉन्ड उपस्थित है तो ये जो हमारा बॉन्ड होगा ये एन होगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये हमारा इन होता। अगर ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता यहाँ पे हमारा आइन होता। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर हमारे जो कार्बन है उनके बीच में दो डबल बॉन्ड हो, जैसे ये हो गया, उसके बाद से फिर से यहाँ पे कार्बन हो, उसके बाद आगे सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, तो इसको क्या कहेंगे? क्योंकि दो डबल बॉन्ड है और दो को केमिस्ट्री में क्या लिखा जाता है? डाई। एक को क्या लिखा जाता है? मोनो। एक को मोनो, दो को डाई, तीन को क्या कहते हैं? ये एक को कहते हैं, ये दो को कहते हैं, तीन को क्या कहते हैं? ट्राई, चार को क्या कहते हैं? टेट्रा, और इसी तरह से पांच के आगे जितना बढ़ता जाता है उसको कहते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें भी तीन नाम, चार नाम आपको याद रखना है कि अगर कार्बन में किसी एक की बात की जा रही है इसका मतलब मोनो हो गया, दो की बात की जा रही है डाई, तो या यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अगर मान लेते ये डबल बॉन्ड होता तो ये एक डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे? मोनो। मोनो बॉन्ड है तो इन, मोनो इन बॉन्ड है ये। अगर दो होता तो ये हमारा हो जाता डाई इन। तो यहाँ पे दो बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे? दो है तो डाई, और बॉन्ड कौन सा है? इन, तो ये हो जाएगा इन। लेकिन यहाँ पे हमने जो अभी आपको बताया मोनो इन, डबल बॉन्ड है तो मोनो, सॉरी डबल बॉन्ड है तो इन, और एक बॉन्ड है इसलिए इसको क्या कहेंगे? मोनो। लेकिन जनरली एक बॉन्ड को हम मोनो इन नहीं कहते हैं, उसको लिखते नहीं है। मोनो शब्द जो प्रयोग होता है वो एक के लिए जनरली होता नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ इन बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे दो बॉन्ड है तो इसके लिए हम डाई इन बोलेंगे। अगर यहाँ पे कार्बन जो जुड़ा है इसके साथ एक और कार्बन जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्राई इन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सैचुरेटेड बॉन्ड में एन जुड़ता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड में जो होता है वो डबल होता है, ट्रिपल होता है। अगर दो बॉन्ड आ रहा है तो हो जाएगा डाई इन, तीन बॉन्ड आ रहा है डबल का, अगर तीन आ जाए जैसे यहाँ पे एक दो तीन आ गया तो ट्राई इन। इसी तरह से अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिंगल अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसको आइन कहते हैं। यहाँ पे इसी कार्बन में अगर दो यहाँ पे बॉन्ड हो जाता तो इसको कहते हैं डाई आइन। अगर यहाँ पे तीन हो जाता, जैसे ये भी तीन बॉन्ड है, ये भी तीन बॉन्ड है, ये भी तीन बॉन्ड है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राई। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। कैसे नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे तीन ये हो गया, तीन ये हो गया, यहाँ पे 6 बॉन्ड बन जा रहा है। ये 6 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक कार्बन सी और ये हमारा 3 बन गया और ये हो गया। ठीक, इसके बाद ये हमारा हो गया, उसके बाद फिर से एक और कार्बन आएगा, उसको फिर से 3 बॉन्ड के द्वारा जोड़ेंगे, फिर एक कार्बन जुड़ेगा, फिर ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा, फिर ये हो गया, फिर इस तरह से हमारा ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और यहाँ पे तो हमारे 6 वैलेंसी हो जा रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है या 6 हमारे जो वैलेंसी है वो 6 है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ट्रिपल बॉन्ड बनाते समय, तो इसको बात को ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा हो गया प्राथमिक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न होता है किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम। द्वितीयक अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम। जैसे OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होता है? इसको सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में OH हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है। ये जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ मर्ज करें तो क्या हो सकता है?
है। जैसे तीनों को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं सी, ठीक, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं OH। अब ये कहेंगे आप ये तीनों हो गया, हाँ हो गया। देखिए कैसे वर्ड रूट में क्या किया जाता है, वर्ड रूट में कार्बन को लिया जाता है, तो हमने कार्बन को ले लिया है, कार्बन की चेन होती है 1 2 3, ठीक। प्राइमरी सफिक्स में क्या किया जाता है, इसके बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पे सिंगल लगा दिया, यहाँ पे भी सिंगल लगा दिया, यहाँ पे भी सिंगल, चाहे तो आप इसी बीच में आप डबल भी लगा सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा प्राइमरी सफिक्स भी इसमें हो गया। अब हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। क्या ये सेकेंडरी सफिक्स इसमें है, हाँ है। यहाँ पे OH, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और OH फंक्शनल ग्रुप किसके अंडर आता है, सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे देखिए OH सेकेंडरी सफिक्स। तो हमें IPSC नेमिंग में ये जो तीन चीजें थी ये पता चल गई कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अब हम प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, इन तीनों के सीमा जो बच जाता है वो प्रीफिक्स में जाता है। तो प्रीफिक्स में यहाँ पे क्या क्या बच सकता है, यहाँ पे आपका बच सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसको एक कार्बन के साथ जोड़ के उसको जोड़ दें, उसके बाद इसका चैन बना दें, जैसे यहाँ पे चैन हमने एक बना लिया, या इसी को एक और कार्बन से जोड़ दें, या इसी को एक और कार्बन से जोड़ दें, तो ये जो हमारे अलग से चैन बन रहे हैं ये किसके अंडर में आएंगे, प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में क्या आता है, तो प्रीफिक्स में 3 4 आते हैं, उसको समझ लेते हैं। प्रीफिक्स में सबसे पहले हम समझेंगे पार्श्व श्रृंखला, नाम आपने सुना होगा, पार्श्व श्रृंखला। ये पार्श्व श्रृंखला को हम कहते हैं साइड चैन, ठीक, ये साइड चैन होता है। उसके बाद इसमें जो दूसरा आता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। अभी हम बता रहे हैं साइड चैन, सब्स्टिट्यूएंट, मोनो फंक्शनल ग्रुप इन फंक्शनल ग्रुप इन मोनो फंक्शनल कंपाउंड, उसको बता रहे हैं कि इसको कहते हैं प्रतिस्थापी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें जो थर्ड आता है वो आता है, ये इसका कैटेगरी है, प्रीफिक्स का ये 3 इसके कैटेगरी है। इसमें आता है, थोड़ा ये बड़ा नाम है इसलिए इसको किनारे यहां से लिख रहे हैं, ये आता है फंक्शनल ग्रुप इन पॉली फंक्शनल कंपाउंड। इसका मतलब क्या होगा, पहले एक एक करके समझते हैं। पार्श्व श्रृंखला आपको पता है कि हमारे जो मेन चैन होता है उस चैन, इसको चैन कहते हैं, ये कार्बन की जो श्रृंखलाएं बन रही हैं इसको चैन कहते हैं, या हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। तो इस मेन श्रृंखला के, अभी जब हम आपको कार्बनिक यौगिकों में चैन को सिलेक्ट करना बताएंगे तो वहां पे बताएंगे कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं होती हैं जो मेन चैन से किनारे से जुड़ी होती हैं उसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, ठीक। दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है, और ये जो हमारी पार्श्व श्रृंखला होती है ये जनरली पार्श्व श्रृंखला हमारे पेरेंट कार्बन से ही बनी होती है। पेरेंट कार्बन क्या होता था, जैसे CH4 को क्या कहते थे, पेरेंट कार्बन कहते थे। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये हमारा बन जाता था CH3, और CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो जनरली ये जो हमारी पार्श्व श्रृंखला होती है ये एल्किल ग्रुप ही होती है, ठीक। इसी तरह से अगर आप बात कर लें किसकी, CH3 ये हमारे CH3 है। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो क्या बनेगा, CH3CH2। तो ये जो हमारा है ये भी पेरेंट कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया तो ये हमारा CH3CH2 हो गया। ये क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, एथिल। तो ये हो गया एथिल ग्रुप, ये हो गया मेथिल ग्रुप। और अगर पेरेंट कार्बन होता तो ये मेथेन हो जाता, ये एथेन हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे जो पार्श्व श्रृंखला आता है वो यही दोनों आता है, या तो वो कोई एल्किल ग्रुप होगा या कोई एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है, वो हम आपको IPSC नेमिंग में बताएंगे कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी नामकरण करते समय। उसके बाद आता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में जनरली हमारा Cl होता है, Cl को हम प्रतिस्थापी मानते हैं। मतलब अगर चैन के बाहर यहाँ पे कोई Cl जुड़ गया है तो इस Cl को हम कहेंगे प्रतिस्थापी। अगर ये हमारा Cl है, ये हमारा Cl है तो Cl को प्रतिस्थापी कहेंगे।
इसी में OR जुड़ गया तो OR को प्रतिस्थापी कहेंगे। अगर किनारे से कहीं यहाँ पे OH जुड़ गया तो OH भी एक प्रतिस्थापी है। OH फंक्शनल ग्रुप भी है, OH प्रतिस्थापी भी है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट याद रखना है। OR भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, इसके साथ और भी आते हैं। ठीक, ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि IPSC नेमिंग में आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। वर्ड रूट की जरूरत पड़ेगी, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी। प्रीफिक्स में हमने आपको 2 समझा दिया कि साइड चेन होगा तो वो क्या कैसे हो सकता है, प्रतिस्थापी होगा तो वो कैसे हो सकता है। उसके बाद कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप इन पॉलीफंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लीजिए अभी हमने ये हमारा चेन था, मान लीजिए यही चेन था, इसमें अभी हमने यहाँ पे OH जुड़ा है, इसके साथ साथ अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया है। देखिए कार्बन को हमने बैलेंस नहीं किया, बस हम चेन बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम COOH जोड़ दें और यहाँ पे हम इसके साथ जोड़ दें ईथर ग्रुप या कोई आप CHO जोड़ दें, तो ये एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप बनेगा। पॉलीफंक्शनल क्यों? क्योंकि मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है, COOH भी है, OH भी है, CHO भी है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा इसको देखना ही क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है, COOH है, OH है, CHO है। तो इसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे और किसको साइड चेन के रूप में लेंगे, ये समझना होता है किसमें, प्रीफिक्स में। ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई कि वो हमको IPSC नेमिंग करते समय 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स। उसके बाद हम आपको IPSC नेमिंग पढ़ाएंगे। IPSC नेमिंग में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कार्बन की चेन की श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है, मतलब सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि कार्बन चेन को सिलेक्शन करने के बाद उसका नामकरण किधर से किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 जो हम नामकरण करते हैं कार्बन का, वो किधर से किया जाता है। इन सभी चीज़ों को बताने के बाद हम आपको इसका और उन दोनों तीनों जो नियम हम आपको बाद में बताएंगे, उसका यूज करके हम आपको IPSC नामकरण को डिटेल में समझाएंगे कि उसका नामकरण कैसे किया जाता है। और उसके बाद आप किसी भी कंपाउंड्स का नामकरण आसानी से कर सकते हैं।